स्टूडेंट्स, तो आज जो टॉपिक हम स्टार्ट करने वाले हैं उसका नाम है वेक्टर, या हिंदी में कहें तो सदिश। कई बच्चों से मैंने सुना है कि उनको ये टॉपिक थोड़ा मुश्किल लगता है, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगता है। तो क्या सच में ये टॉपिक मुश्किल है? क्या सच में ये टॉपिक कॉम्प्लिकेटेड है? कई बार ऐसा होता है कि हम किसी चीज़ों के लेके एक अवधारणा बना लेते हैं कि वो टॉपिक मुश्किल है, या फिर हम अपने बिलीफ में फंसे होते हैं। हमारा बिलीफ क्या है? हमने बचपन से यही सीखा है कि 2 + 2 4 होता है, 5 + 5 10 होता है। हमें जो बताया गया है हम उसके अंदर फंसे हुए हैं, हम उसी के अंदर रहना चाहते हैं, हम हमारे कंफर्ट जोन से बाहर नहीं आना चाहते हैं अभी। क्यों? क्योंकि हम बचपन से वही चीज़ सीखते हुए आए हैं। अब हम जब बड़ी क्लास में आ गए हैं तो हमें कुछ नई चीज़ें सीखने को मिल रही हैं। तो हमें जब नई चीज़ें मिलती हैं, जब भी हमारे पास कोई नई चीज़ें आती हैं समझने को, सीखने को, तो हमें शुरू में उसको समझने में थोड़ी दिक्कत आती है। और यही केस है वेक्टर के साथ, सदिश के साथ। ठीक है, हमें शुरू से बताया गया है कि जो राशियां होती हैं, जो भौतिक राशियां होती हैं, उनको जोड़ने के लिए सिर्फ 2 + 2 4 आप कर देंगे तो आपका काम हो जाएगा। छोटी क्लास में आपने पढ़ा है, दूरी अगर आपको निकालनी होती है तो आप कहते हैं 5 मीटर चला, फिर 4 मीटर चला, तो टोटल 9 मीटर वो चला। लेकिन अब जब आप बड़ी क्लास में आ गए हैं तो कुछ नई चीजें हम सीखेंगे, और उन्हीं नई चीजों को सीखने के लिए हम क्या पढ़ना शुरू करते हैं? सदिश। चलिए सदिश शुरू करते हैं। आप सभी जानते हैं भौतिक राशियां क्या होती हैं? भौतिक राशियों से आप भली भांति परिचित हैं। इन भौतिक राशियों को 2 प्रकार से हमने विभाजित किया है। क्या क्या? अदिश राशियां और सदिश राशियां। अदिश और सदिश राशियां। ठीक है भाई, नाम से भी तो समझ में आ रहा है कि इनका मतलब क्या है। अदिश राशियां वह होती हैं, अदिश राशियां वह होती हैं जिनका केवल और केवल परिमाण होता है। क्या होता है? परिमाण होता है। इनको दिशा की आवश्यकता नहीं होती। इनको परिभाषित करने के लिए केवल और केवल परिमाण की आवश्यकता होती है। ठीक है, जैसे कि बात करते हैं हम दूरी की। आपसे पूछा जाए कि आपका स्कूल आपके घर से कितनी दूर है, आप बोलोगे 5 किलोमीटर दूर है। अब आपको यह बताने की जरूरत नहीं है कि 5 किलोमीटर किस दिशा में है, किस दिशा में, आपसे पूछा ही नहीं गया वो, तो आप क्या बोलेंगे उसको? वो दूरी है। या आपसे पूछा जाए कि आपको घर से स्कूल पहुंचने में कितने देर चलना पड़ता है, कितनी लंबाई चलनी पड़ती है, तो आप बोलोगे 5 किलोमीटर चलनी पड़ती है। तो वो क्या हुई? लंबाई, क्या हुई? दूरी हुई। वो एक अदिश राशि है। लेकिन अगर आपसे ये पूछा जाए कि आपका स्कूल जो है वो घर से किस दिशा में कितनी दूरी पर है, किस दिशा में कितनी दूरी पर है, तो इस सवाल का जवाब देने में अगर आप दिशा नहीं बताएंगे तो आपका जवाब अधूरा रहेगा। और जो जवाब होगा वो एक सदिश राशि होगा, जिसको आप विस्थापन के नाम से जानते हैं। इसके बारे में आगे चर्चा करेंगे अगले चैप्टर में। लेकिन अभी हम सिर्फ ये बात कर रहे हैं कि सदिश राशियां और अदिश राशियां क्या होती हैं। तो इसको अगर परिभाषित करते हैं हम, तो इसमें क्या क्या जरूरत पड़ती है? हमें परिमाण की आवश्यकता तो है ही, परिमाण की जरूरत तो हमें पड़ेगी ही पड़ेगी। दूसरी चीज हमें क्या, किसकी आवश्यकता पड़ती है? दिशा की। किसकी? दिशा की। इसको परिभाषित करने में हमें आवश्यकता होती है। क्या यह सदिश की पूर्ण परिभाषा हो गई? क्या सदिश को पूरी तरह हमने परिभाषित कर दिया? नहीं, एक चीज और है, एक चीज और है। सदिश जो राशियां होती हैं, सदिश जो राशियां होती हैं, वो सदिश बीजगणित के नियमों का पालन करती हैं। सदिश बीजगणित के नियमों का पालन करती हैं। ठीक है, यह बात आपको समझ में आई। अगर ये सदिश नियमों का पालन करती है तो सदिश नियम, सदिश बीजगणित के नियम क्या होते हैं? कुछ नियम होते होंगे, वो हम आगे देखेंगे। अच्छा, अगर ये सदिश राशियां सदिश बीजगणित के नियम का पालन करती हैं तो अदिश राशि किसके करेंगे? अदिश राशि किसके करेंगे? जो हम बचपन से पढ़ते आए हैं, 2 + 2 4, जो हमारा सामान्य बीजगणित है, सामान्य बीजगणित, ये इसको फॉलो करती है। ठीक है, समझ में आई ये चीज आपको? अदिश राशि और सदिश राशियों की परिभाषा हमने अलग अलग करके समझी।
अदिश राशि वह राशियां होती हैं जिनको परिभाषित करने के लिए केवल और केवल परिमाण की आवश्यकता होती है और वो सामान्य बीजगणित के नियमों का पालन करती हैं। सदिश राशियां वह राशियां होती हैं जिनका परिमाण भी होता है, जिनको बताने के लिए आपको दिशा की आवश्यकता भी पड़ती है और साथ ही साथ वो सदिश बीजगणित के नियमों का पालन करती हैं। हाँ के ना, ये बात आपको अच्छे से समझ में आनी चाहिए। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं और समझते हैं चीजों को। कोई भी इंसान दुनिया में होता है तो उसको आप किसी नाम से पुकारते हैं, कुछ नाम होता है उसका जिससे आपको उसको पुकारा जाता है और आप उसका नाम लेते हैं तो आपको वो समझ जाता है। तो सदिश राशियों को पुकारने के लिए भी या सदिश राशियों को दर्शाने के लिए भी कुछ हमारे पास चीजें हैं जिनसे हम उनको दर्शाते हैं, जिनसे हम उनका निरूपण करते हैं। तो इसका निरूपण करने का क्या तरीका है, देखिए अगर कोई सदिश राशि है आपके पास, मैं उदाहरण के तौर पर लूंगा कि मान लीजिए बल है। बल समझते हैं सब लोग, बल छोटी क्लास में पढ़ चुके हैं आप, फोर्स। ठीक है, इसको अगर दर्शाना है तो आप कैसे दर्शाएंगे? इसको दर्शाने के लिए आप इंग्लिश का एक लेटर लिखेंगे और उसके ऊपर तीर लगा देंगे। क्या लगा देंगे? तीर लगा देंगे। तो जब किसी इंग्लिश के लेटर के ऊपर कोई तीर लग जाता है तो उसको हम क्या मानते हैं कि वो एक सदिश राशि है। क्या है? सदिश राशि है। अदिश राशि में हम ऐसा नहीं करते। अदिश राशि को हम ऐसे ही लिख देते हैं, जैसे कि हमें दूरी लिखनी होती है अदिश में तो हम लिख देते हैं एस, सिर्फ एस लिख दिया तो वो क्या हो गई? एक अदिश राशि है। ठीक है, एक चीज और, अगर मुझे बताना हो कि सदिश ये इसका परिमाण क्या होगा, इस सदिश राशि का प्रमाण क्या है, तो आपको इसको लिखने के दो तरीके हैं। या तो आप इसको दो समानांतर रेखाओं के बीच में लिख सकते हैं या सिर्फ और सिर्फ आप इसको एफ भी लिख देंगे तो भी ये परिमाण ही बताएगा, इस सदिश राशि का प्रमाण ही बताएगा। ये तीर हटा देने से ये अदिश राशि नहीं बन गई है, ये सिर्फ इसका परिमाण बता रही है। अदिश राशि, आप किसी भी सदिश राशि को अदिश नहीं बना सकते या किसी अदिश राशि को सदिश नहीं बना सकते। आप सिर्फ उसको दर्शा रहे हैं कि ये सदिश राशि का अगर परिमाण बताना है तो वो सिर्फ आप एफ से दिखा सकते हैं और अगर कोई अदिश राशि है तो वो अदिश ही रहेगी। ठीक है, समझ में आया आपको? चलिए ये चीज समझ में आई है तो आगे देखते हैं। यहां हमने क्या पढ़ा? सदिश राशियों का निरूपण या सदिशों का ठीक है भाई, ये निरूपण हो गया। अच्छा, ये जो तीर लगाया है हमने इसके ऊपर, किसी भी सदिश राशि के ऊपर हम तीर लगाते हैं तो इस तीर का मतलब क्या है? इस तीर ही क्यों लगाया हमने? कुछ और भी लगा सकते थे। हाँ, कुछ और भी लगा सकते थे आप उसके ऊपर, प्लस लगा देते, माइनस लगा देते, मल्टीप्लाई लगा देते। नहीं, तीर ही क्यों लगाया? तीर इसलिए लगाया हमने क्योंकि हमारे पास एक विधि और है जिससे हम सदिशों को दिखाते हैं। वो क्या है? अगर मान लीजिए मेरे पास एक तीर है जिसकी तीर की पूंछ होती है, तीर का सिर होता है और तीर की लंबाई होती है। ये तीनों ही चीजें एक सदिश को दर्शा रही हैं। कैसे? अच्छा, पूंछ से सिर की ओर तो हमें सदिश की दिशा मिलेगी, किस दिशा में सदिश है और कितनी लंबाई है, उस तीर की कितनी लंबाई है, ये क्या बताएगा मुझे? उस सदिश का परिमाण बताएगा। हां के ना? समझ में आई आपको चीज? क्या बताया? पूंछ से सिर की ओर, जिस तरफ तीर का निशान है वो तो क्या बताएगा? दिशा बताएगा मुझे, और जो लंबाई है इस तीर की वो क्या बताएगी? परिमाण बताएगी। ठीक है, अच्छा इसको एक उदाहरण समझते हैं। मान लीजिए कि कोई दूरी है आपके, मतलब कोई दूरी है आपके पास और आपको बताना है कि वो उत्तर दिशा में आपको दिखाना है उस सदिश को। दूरी है 5 किलोमीटर की और आपको उत्तर दिशा में उसको दिखाना है। ठीक है, अब क्या करें भाई? आपको ये तो पता है कि उत्तर दिशा दिखाना तो बहुत आसान है। उत्तर दिशा दिखाना तो आप बहुत आसान है, आपने ऊपर की तरफ तीर बना दिया, लेकिन क्या आप 5 किलोमीटर लंबा तीर बनाओगे? तीर लेके चलोगे 5 किलोमीटर तक उत्तर दिशा में? ऐसे करोगे? ऐसे तो नहीं कर सकते हम। तो हम क्या करते हैं? हम स्केल मान लेते हैं। आपने ग्राफ पढ़ा होगा,
आपने अभी 10वीं क्लास में ही ग्राफ आते हैं, आपने वो पढ़ा होगा, तो आपको जो बड़ी बड़ी दूरियां होती हैं, बड़ी बड़ी दूरियां दिखानी होती हैं, वो आप छोटे 1-1 सेंटीमीटर, 2-2 सेंटीमीटर, 4-4 सेंटीमीटर की लंबाई में दिखा देते हो। तो आप क्या मानते हो उसमें? उसमें आप मान लेते हो कि मान लो 10 किलोमीटर की लंबाई 1 सेंटीमीटर के बराबर है, या 1 किलोमीटर की लंबाई 1 सेंटीमीटर के बराबर है। तो हम क्या मान लिया मैंने कि 1 किलोमीटर की लंबाई जो है वो किसके बराबर है? 1 सेंटीमीटर के बराबर है। ठीक है, तो 5 किलोमीटर की लंबाई कितनी हो जाएगी मेरे पास? 5 सेंटीमीटर के बराबर हो जाएगी। हाँ क्या ना? अगर ये 5 सेंटीमीटर हो गई तो 5 सेंटीमीटर दिखाना कौन सी बड़ी बात है, हम दिखा देते हैं इसको। ये हो गई हमारी 5 सेंटीमीटर। कितनी हो गई? 5 सेंटीमीटर। और दिशा पता चली आपको? क्या आपको दिशा समझ में आई है? इसमें दिशा बता दी है आपने, किस तरफ है? नॉर्थ की तरफ है। ठीक है, सिर्फ तीर से आपने 2 चीजें बता दी, क्या क्या? परिमाण और दिशा। हाँ क्या ना? समझ में आई ये चीज आपको? चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी मैंने कहा कि हम स्केल ले लेते हैं और मान लेते हैं कि 1 किलोमीटर 1 सेंटीमीटर के बराबर है, या वेग मान लिए 10 मीटर पर सेकंड वेग है। वेग भी एक सदिश राशि है, आपको दिखाना है उसको, तो 10 मीटर पर सेकंड का वेग है और आपको दिशा दे रखी है, आपको पूर्व की तरफ है, तो आप मान सकते हैं कि 1 मीटर पर सेकंड को 1 सेंटीमीटर मान लीजिए। 10 सेंटीमीटर की लाइन खींचिए ईस्ट की तरफ या पूर्व की तरफ और उसको बता दीजिए कि ये 10 मीटर पर सेकंड का वेग है पूर्व की ओर। ठीक है, इसको आप आसानी से दिखा सकते हैं। चलिए एक चीज समझते हैं। आपने ग्राफ तो पढ़े ही है, जैसा कि अभी बात हुई हमारी, ग्राफ में आप कोई भी लंबाई दिखा सकते थे, कोई बड़ी से बड़ी लंबाई दिखा सकते थे। मान लीजिए किसी सदिश को हम, ये हमारा x अक्ष और ये हमारा y अक्ष, किसी सदिश को हम कुछ इस प्रकार O से P की ओर दिखाते हैं। ठीक है, और ये जो है, ये जो लंबाई है, ये मान लेता हूं मैं कितनी है? 4 सेंटीमीटर। कितनी है? 4 सेंटीमीटर। कोई भी सदिश है, वेग हो सकता है, त्वरण हो सकता है, आपका विस्थापन हो सकता है, या बल हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। सिर्फ हमारे पास सदिश से मतलब है, अभी हमें कौन सी भौतिक राशि है उससे हमें कभी कोई लेना देना है नहीं। ठीक है, तो O से P की ओर आपका मान लेता है, इसको मान लेता हूं मैं, क्या है ये? A वेक्टर। क्या दिखा दिया मैंने इसको? A वेक्टर। ये जो A वेक्टर है, चलिए अब क्या क्या है? दिशा आपको पता है O से P की ओर है इसकी। ठीक है, और ये जो दिशा है O से P की ओर, इसकी लंबाई जो है 4 सेंटीमीटर। ये 4 क्या दिखा रही है इसका? ये 4 सेंटीमीटर क्या दिखा रही है? मैं सिर्फ इसको 4 लिख देता हूं, 4 यूनिट मान लेते हैं। 4 क्या दिखा रही है? इसका परिमाण। 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो सकता है, 4 सेंटीमीटर, 4 किलोमीटर, कुछ भी हो सकता है। ये इसका परिमाण दिखा रही है। ठीक है, अच्छा अब मैं अगर आपसे कहूं यदि A वेक्टर जो है उसका परिमाण 4 है, तो 2A वेक्टर कितना होगा? दिशा OP की तरफ है, पूरा A वेक्टर लिख लेते हैं, 4OP वेक्टर। ठीक है, तो जो 2A वेक्टर है उसका परिमाण क्या होगा? उसकी वैल्यू क्या होगी? आप सीधे सीधे कह देंगे कि हाँ भाई ये जो A वेक्टर है इसको आप डबल कर दो। कुछ समझने में दिक्कत हुई? इसको समझने में कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। आपको पता है कि A वेक्टर है, उसको डबल कर दो। क्या इसकी दिशा पे कुछ फर्क पड़ा? इसको 2 से गुणा करो, 3 से गुणा करो, 5 से करो, 10 से करो, 15 से करो, 1000 से करो, किसी से भी उसको गुणा करो, क्या इसकी दिशा पे कोई फर्क पड़ेगा? नहीं, इसकी दिशा पे फर्क नहीं पड़ेगा, सिर्फ और सिर्फ इसके परिमाण पे फर्क पड़ेगा। तो इसके परिमाण में फर्क क्या पड़ा? इसका परिमाण डबल हो गया और दिशा नहीं बदली। ठीक है, अगर मैं यही कहूं आपसे कि इसको A/3 कर दीजिए, इसको A/3 कर दीजिए, तो क्या कर पाएंगे? क्या A/3 कर पाएंगे? क्या ये मान लेते हैं कुछ यहां पर आ रहा है। ठीक है, तो A/3 आप जानते हैं कि A से छोटा होगा, लेकिन क्या वो दिशा बदल पाएगी? क्या दिशा बदलेगी उसकी? नहीं, अभी भी दिशा नहीं बदलेगी। नहीं, अभी भी दिशा नहीं बदलेगी। और मैं आपसे कहूं कि आप मुझे एक ऐसा सदिश बता दीजिए जिसका परिमाण 1 हो। इसको ऐसा समझते हैं, मान लीजिए आपके पास कोई नंबर है 5। ठीक है, अब मैं आपसे पूछूं कि इस 5 पर ऐसा कुछ ऑपरेशन करिए कि मुझे इसकी वैल्यू मिल जाए 1।
एक ऑपरेशन ऐसा करिए जिस मुझे वैल्यू क्या मिले 1। तो आप जानते हैं सीधे सीधे आपको कुछ नहीं करना, आपको इसको 5 से भाग कर देना है और आपको क्या मिल जाएगा 1। ठीक है, तो अगर मैं आपसे कहूं मुझे एक ऐसा सदिश बता दीजिए, इसमें ए का एक ऐसा सदिश बता दीजिए जिसका जो परिमाण हो वो क्या हो 1 हो। क्या हो परिमाण 1 हो। तो आप क्या करोगे सर, कुछ नहीं करना है, आप जो चाह रहे हैं उसके अंदर जो ए वेक्टर है उसको मुझे उसी के परिमाण से भाग कर देना है। क्या करना है, जो ए का परिमाण जो ए वेक्टर है, ए सदिश है, उसको उसके परिमाण से भाग कर देना है। तो मुझे क्या मिलेगा, मुझे एक ऐसा वेक्टर मिल जाएगा जिसका परिमाण 1 है। कितना है 1 है। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है ये। इसको हम कहते हैं, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं एकांक सदिश। एकांक सदिश या फिर इंग्लिश में यूनिट वेक्टर। हां के ना, ठीक है। आप कोई किताब खोल के देखेंगे, आपको देखेगा शुरू में सदिश की परिभाषा, अदिश की परिभाषा, सदिश की परिभाषा, उसके बाद आपको लाइन से 15, 20, 35 वेक्टर दिखा देंगे। ये वेक्टर होता है और ये वाला वेक्टर होता है और इसकी भी परिभाषा है और उसकी वो परिभाषा है। आप कंफ्यूज हो जाएंगे। शुरू में बच्चा देखता है तो उसको लगता है अरे इतनी सारी परिभाषाएं याद करनी है, समझना है इन चीजों को, तो वो कंफ्यूज हो जाता है, वहीं छोड़ देता है, वेक्टर वहीं से बुरा लगने लग जाता है उसको। ठीक है, तो आपको वैसे पढ़ना ही नहीं है, आपको हर चीज समझ के करना है। ठीक है, परिभाषा मैं आपको बता सकता हूं, मैं आपको सब सारी परिभाषा लिखवा सकता हूं, लेकिन आपको समझ में ही नहीं आएगी वो चीज, तो वो चीज कराने का फायदा नहीं है। ठीक है, आपको पहले समझ में आना चाहिए एकांक सदिश क्या है, तभी तो मैं आपको परिभाषा लिखाऊं उसकी। आपको नहीं पता एकांक सदिश क्या है और मैं आपको परिभाषा लिखवाता चला जा रहा हूं, समानांतर सदिश क्या होते हैं और ये सदिश वो सदिश क्या होते हैं, तो उसका कोई फायदा नहीं है। तो आप समझें कि एकांक सदिश क्या है। एकांक सदिश तब मिलेगा मुझे, एकांक सदिश तब मिलेगा मुझे जब मैं सदिश को उसी के परिमाण से भाग कर दूं, और यह ऐसा सदिश होता है जिसका परिमाण 1 होता है। क्या होता है इसका परिमाण, एकांक सदिश का जो परिमाण होता है वो हमेशा ही 1 आता है, या इसको हम ऐसे लिखें, कितना आता है 1। या फिर मैं इसको अगर थोड़ी सी अलग भाषा में कहना चाहूं तो मैं कह सकता हूं कि ये जो सदिश है, जो ये एकांक सदिश है, ये सिर्फ और सिर्फ दिशा दिखाता है। परिमाण तो 1 है ना, परिमाण तो आप जानते हैं, जब सबका परिमाण बराबर है तो वो अलग चीज क्या दिखा रहा है, उसी पे तो चर्चा करेंगे हम लोग, है ना। अगर वो एक परिमाण है, आप कह सकते हो अलग भाषा में, ये किसी भी सदिश की दिशा बताता है, किसी सदिश की दिशा बताता है। हां क्या ना, क्या आपको ये बात समझ में आई है? अगर आपको ये बात समझ में आई है तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, एकांक सदिश क्या होता है, इसकी परिभाषा अपने अब आप चाहें तो अपनी भाषा में आप खुद से इसकी परिभाषा बना सकते हैं, मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हाँ कि ना, आइए बात समझ में। हमने क्या किया, हमने देखा कि किसी भी नंबर से आप किसी सदिश को गुणा करते हो तो उसकी दिशा पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सिर्फ उसके परिमाण पे फर्क पड़ेगा। ठीक है, अगर आप उसको किसी नंबर से भाग भी करते हो तो भी उसके परिमाण पे फर्क पड़ेगा, उसकी दिशा पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, ये चीज समझ में आई आपको। अब क्योंकि हमें आगे बहुत सारी चीजें पढ़नी है, हमें आगे बहुत कुछ सदिशों के रूप में पढ़ना है। सदिश से सीधा सवाल आपसे बहुत कम ही से पूछा जाता है, पूछा ही नहीं जाता बल्कि हम अगर मैं कहूँ तो। लेकिन आपको सदिश नहीं आता तो आप आगे नहीं पढ़ सकते। ठीक है, आगे की चीजें समझने में आपको कठिनाई हो सकती है। ठीक है, तो ये चीज बहुत जरूरी है समझना। तो किसी भी दिशा को दर्शाने के लिए हमने क्या किया है, मान लीजिए मुझे कोई भी दिशा दर्शानी है। हम जब फिजिक्स पढ़ते हैं तो दिशा हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही जरूरी होती है। तो कोई भी दिशा दर्शानी है मगर मुझे, तो उसके लिए मैं क्या करूं, क्या नॉर्थ, साउथ, वेस्ट, ईस्ट, ऐसी बहुत सारी दिशाएं बना लूं, हर दिशा का नाम रख लूं? ऐसे तो अनंत दिशाएं हैं, अनंत दिशाएं हो जाएंगी, है ना। मैं अगर मान लीजिए कि मैं मूल बिंदु पे खड़ा हूं, तो मेरे लिए इस दिशा का नाम रख देता हूं ए, इसका दिशा नाम रख देता हूं बी, इसका सी, इसका डी, इसका ई, इसका एफ। कोई फर्क पड़ेगा क्या? कितने नाम रख सकते हैं ऐसे? नहीं रख सकते हम। तो हमें एक ऐसी चीज चाहिए
जो हमें हर चीज बता सके, हमें हर दिशा के बारे में बता सके, या हमें हमारे लिए हर दिशा समझा सके। तो उसके लिए हमने बनाया है क्या, निर्देश तंत्र। या अभी निर्देश तंत्र पे नहीं जाते हैं, अभी बात करते हैं सिर्फ एक्स अक्ष, वाई अक्ष और जेड अक्ष की। ठीक है, एक्स अक्ष, वाई अक्ष और जेड अक्ष की। ठीक है, अब एक्स अक्ष, वाई अक्ष और जेड अक्ष मेरे पास है, तो कोई भी इसके ऊपर आप बिंदु ले लें, चाहे ये 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 बिंदु ले लें, चाहे कोई भी बिंदु आप ले लें। आपने 10वीं क्लास में पढ़ा होगा गणित में, मैथ से पढ़ा होगा आपने कि हर बिंदु को आप, हर पॉइंट को आप बता सकते हैं उसके कोऑर्डिनेट से। किससे बता सकते हैं, कोऑर्डिनेट से। मान लीजिए इसका भी है x1 y1 z1, इसका x2 y2 z2, इसका x3 y3 z3, इसका x4 y4 z4। ठीक है, सबको आप बता सकते हैं। लेकिन हम फिजिक्स में थोड़ा सा अलग तरह से चलते हैं, थोड़ा सा अलग तरीके से चलते हैं। तो हम लोग क्या कर लेते हैं, हम लोग मान लेते हैं कि ये जो x अक्ष है, x अक्ष को जो दर्शा रही है दिशा, जो दिशा x अक्ष को दर्शा रही है उसको हम बोलेंगे आई कैप। क्या बोलेंगे, आई कैप। y अक्ष को जो दर्शा रही है दिशा, उसको हम बोलेंगे जे कैप। और z अक्ष को जो दिशा दर्शा रही है उसको हम बोलेंगे के कैप। अच्छा, कैप क्यों लगाया हमने, जो हमने पढ़ा था उसमें ए वेक्टर बटे मॉड ऑफ ए। तो इसका निरूपण का तरीका है, जब भी आप कोई एकांक सदिश लिखते हैं तो उसके ऊपर कैप लगा देते हैं। तो ए कैप हमने लगाया था, इसलिए आई दर्शा रही है एक्स दिशा को, आई कैप क्या दर्शा रहा है, एक्स को, वाई कैप वाई अक्ष, जे किसको दर्शा रहा है, वाई को, और के किसको दर्शा रहा है, जेड को। ठीक है, तो ये आई जो है इसके ऊपर कैप लगाया, इसका आप मतलब समझ गए होंगे, इसका परिमाण कितना है, एक। ये सिर्फ और सिर्फ दिशा बताने का काम आ रहा है। कौन सी दिशा, एक्स, ये y और ये z। ठीक है, इन तीनों का परिमाण क्या है, एक है। तो आप लिख सकते हो आई कैप और j कैप और k कैप का परिमाण क्या है, एक। यह केवल दिशा बताने के काम आते हैं, आप खुद से लिख सकते हैं। ठीक है, कौन कौन सी दिशा बताए, x, y और z। ठीक है, तो अगर मुझे कोई भी बिंदु बताना हो, मान लो ये बिंदु है मेरे पास 2, 3, 4। ठीक है, तो x दिशा में कितना परिमाण, 2। x दिशा में कितना परिमाण, 2। तो मैं इसको कैसे लिख सकता हूं, 2 आई कैप। y दिशा में कितना परिमाण, 3 जे कैप। और z दिशा में कितना परिमाण, 4 के कैप। ये मुझे सदिश के रूप में लिखने का तरीका मिल गया है एक। इस पे अभी हम ज्यादा चर्चा नहीं करेंगे, आगे वाली क्लास, आगे आने वाले टाइम में, आने वाली क्लासेस में हम इसके ऊपर चर्चा करेंगे खूब, और फिर बाद में इसी के ऊपर ज्यादा चर्चा करेंगे। ठीक है, लेकिन अभी आप चीजों को समझिए धीरे धीरे, और आगे धीरे धीरे मेरे साथ बढ़ते जाइए। तो एकांक सदिश हमने पढ़ लिया है। ठीक है, अब धीरे धीरे बात को आगे बढ़ाते हैं, और जो हमारी सदिश राशियां हैं उनके ऊपर गणित कैसे लगाई जाए ये सीखते हैं। ठीक है, आपके पास जो अभी तक जो आप बचपन से सीखते हुए आए हैं, आपने क्या क्या सीखा है, आप जानते हो, आप योग करना जानते हो। ठीक है, आप बढ़िया से प्लस कर लेते हो हर चीज़ को, और माइनस कर लेते हो, टिप्स पे कर लेते हो, एकदम कर लेते हो, गुणा कर लेते हो और भाग कर लेते हो। ठीक है, आप गुणा भी कर लेते हो एकदम बिल्कुल, आपको अगर सारी टेबल याद होती हैं तो बिल्कुल आराम से कर लेते हो। ठीक है, जब हम सदिश राशियों की बात करते हैं तो उनमें ये तीनों तो होते हैं और ये नहीं होता। ठीक है, जो कि बहुत अच्छी बात है हमारे लिए, ये होता तो हम पता नहीं क्या करते। ठीक है, अभी हमारे पास ये नहीं है, तो हमारे पास सिर्फ प्लस है, माइनस है और गुणा है। तो हम एक एक करके इनको अब पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट किससे करेंगे, मल्टीप्लाई से करते हैं स्टार्ट। क्या हम मल्टीप्लाई से स्टार्ट करें, नहीं, हम लोग प्लस से स्टार्ट करेंगे। हमने बचपन में सबसे पहले प्लस सीखा है ना, सबसे पहले ऐड करना सीखा है, तो सदिश में भी ऐड करना सीखे। जो मूलभूत नियम है जीवन के उनको थोड़ी बदलना चाहिए, वो थोड़ी बदलेंगे। जो चीज़ें हमने जैसे सीखते हुए आए हैं हम वैसे ही सीखेंगे। अभी हम क्या पढ़ेंगे, सदिश राशियों का योग, सदिश राशियों का योग।
कैसे जोड़ा जाए इनको। चलिए भाई, तो सदिश राशियों को जोड़ने के लिए कुछ नियम है हमारे पास, ठीक है, नियम है। तो उन नियमों को समझते हैं पहले। पहला नियम क्या है हमारे पास? दो राशियों को जोड़ने का त्रिभुज नियम। दो राशियों को, कौन सी राशियों की बात कर रहे हैं? सदिश राशियों की। त्रिभुज नियम, ठीक है साहब। इसका क्या मतलब है? दो राशियों को जोड़ने का त्रिभुज नियम का क्या मतलब है? ठीक है, क्या क्या है? एक तो राशियां कितनी होनी चाहिए? दो। कौन सी होनी चाहिए? सदिश राशि होनी चाहिए, ठीक है। और कौन सा नियम है? त्रिभुज नियम है। आप समझ ही गए होंगे, इसके अंदर कुछ ना कुछ त्रिभुज का लग रहा हो। चलो इसको समझते हैं हम इस प्रकार। ये हमारा एक्स अक्ष और वाई अक्ष है, ठीक है। ग्राफ तो आपने करा ही है, जैसे कि हमारी बात हो चुकी है। मान लीजिए कुछ 4 किलोमीटर इस दिशा में मैं चलता हूं, ठीक है। इस दिशा में 4 किलोमीटर चलता हूं और फिर 3 किलोमीटर उत्तर दिशा में चलता हूं या वाई की तरफ चलता हूं, ठीक है। और आपसे अब मैं पूछा जाए कि मैं अपनी प्रारंभिक स्थिति से या प्रारंभिक बिंदु से अब कितनी दूरी पर हूं, अगर आपसे यह पूछा जाए तो आप क्या कहेंगे? आप कितना बताएंगे? ठीक है, आपको बताएंगे, ठीक है। आप क्या करिए सर, ये जो आपकी प्रारंभिक स्थिति है और जो आपकी अंतिम स्थिति है, इसको जोड़ दीजिए, इसको जोड़ दीजिए, ठीक है साहब, जोड़ दिया। अब ये जो आपकी जो प्रारंभिक और अंतिम स्थिति निकली है, इसका आप लंबाई नाप लीजिए, ठीक है। यही करते थे ग्राफ में हम, अगर बताना होता तो आपने O से P नाप लिया और आपने बताया सर अभी आप 4 चले, फिर 3 चले और आप पहुंचे कितना? आप 5 चले गए अपनी प्रारंभिक बिंदु से, ठीक है। कितना चले गए? 5 चले गए। तो आपने क्या बोला? O से, इसको मान लेते हैं हम Q, या एक काम करें आप इस बिंदु को मान लें Q और इसको मान लें P, थोड़ा सही लगेगा, ठीक है। O से आप P गए, O से आप P गए, फिर P से आप Q गए, P से आप Q गए, और कुल कितना गए? कुल आप OQ गए, ठीक है। तो आप कह सकते हैं कि OQ जो है वो OP और PQ के सदिश योग के बराबर है, ठीक है। तो क्या बोला आपने? OP और OQ का सदिश योग किसके बराबर है? OQ के बराबर है। किसके बराबर है? OQ के बराबर है। और इसकी दिशा किधर लेंगे आप? इसकी दिशा लेंगे आप प्रारंभिक से अंतिम की तरफ, प्रारंभिक से अंतिम की ओर, क्योंकि सदिश राशि है ना, सदिश राशि बनाने के लिए दिशा भी चाहिए होती है। तो दिशा क्या होगी? O से Q की तरफ, ठीक है। O से P प्लस P से Q कितना मिलेगा हमें? OQ। इसको हम क्या कहते हैं? किसको हम क्या कहते हैं? सदिश राशियों को, दो सदिश राशियों को जोड़ने का त्रिभुज नियम। क्या ये जरूरी है कि ये लंबत्व होने चाहिए OP और PQ आपस में? क्या ये जरूरी है कि ये ट्राइंगल ऐसे ही बनना चाहिए? नहीं, जरूरी नहीं है। कैसा किसी भी तरह का ट्राइंगल बन सकता है, लेकिन नियम आपको याद ये रखना है, आपको नियम याद रखना है कि अगर आपके पास दो सदिश इस प्रकार रखे हो कि एक का सिरा और दूसरे की पूंछ, एक के सिरे के ऊपर दूसरे की पूंछ रखी हो, ठीक है, और उन दोनों को इस प्रकार रखा हो कि एक का सिरा और दूसरे की पूंछ हो, तो तीसरी जो साइड होगी ट्राइंगल की, इस ट्राइंगल में, इस त्रिभुज में जो तीसरी साइड होगी वो उन दोनों के सदिश योग के बराबर आएगी। और उसकी दिशा किस तरफ लेंगे आप? उसकी दिशा आप लेंगे प्रारंभिक से अंतिम की ओर। इसको हम एक तरह से और समझ लेते हैं। मान लीजिए ये वेक्टर P से Q और कुछ इस प्रकार Q से R वेक्टर रखा है, ठीक है। आपको बोला जाए कि इनका सदिश योग कितना होगा, तो आप बता सकते हैं कि इनका सदिश योग होगा वो PR के बराबर होगा, वो PR के बराबर होगा, और उसकी जो दिशा होगी वो PR की तरफ होगी, ठीक है। इसकी लंबाई नाप लेंगे आप तो आपको इसका परिमाण मिल जाएगा और दिशा आपको PR की तरफ दिख रही है, ठीक है। समझ में आई ये चीज? आइए तो अब एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज समझते हैं जिस पे सवाल ही बन जाता है।
त्रिभुज नियम तो आपको समझ में आया। आप देख के बता सकते हो कि अगर ये कोई सदिश राशि है, या इसको ए ले लो, इसको बी ले लो, और ये दूसरी सदिश राशि है, ठीक है, और ये इस प्रकार रखी हैं ए बी और सी, ठीक है, दूसरी सदिश राशि है, तो आप जानते हैं कि इनका जो योग होगा वो AC के बराबर आएगा। वो किसके बराबर आएगा? AC के बराबर आएगा। और आपने छोटी क्लास में 10वीं क्लास में ये पढ़ा होगा कि जो AC लंबाई है AC, वो AB और BC के योग से हमेशा ही छोटी आती है। क्या आती है? ये जो AC लंबाई है, ये AB और BC के योग से हमेशा ही छोटी आती है, ठीक है, ये चीज याद रखने लायक है। मतलब अगर मैं इनको जोड़ूं, AB और BC को जोड़ूं, तो उनकी जो लंबाई आएगी वो हमेशा AC से बड़ी आएगी, या AC की लंबाई उससे हमेशा छोटी आएगी। क्या चीज समझ में आई है आपको? ठीक है, तो इसका एग्जांपल ले लेते हैं हम। कोई वेक्टर है जिसकी लंबाई 3 है और दूसरा वेक्टर है इसकी लंबाई 4 है, 4 यूनिट है, ठीक है, या सेंटीमीटर ले लो, चलो, ये 3 सेंटीमीटर है और ये 4 सेंटीमीटर है। तो इनका जो योग आएगा वो किसके बराबर आएगा? 5 सेंटीमीटर के बराबर। पाइथागोरस के नियम से आप जानते हैं इसको, ठीक है, आप जानते हैं कि ये जो 5 सेंटीमीटर है इन दोनों के योग से हमेशा ही छोटा होगा, ठीक है, ये चीज समझ में आई। ये 3 सेंटीमीटर और ये 4 सेंटीमीटर, हाँ के ना? चलिए आगे देखते हैं। चलो, अब अगर आपको बोला जाए कि यही 3 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर कुछ इस तरह से रखे हुए हैं, ये 3 सेंटीमीटर और ये इसके आगे 4 सेंटीमीटर, ठीक है, कैसे रखा है? एक का सिरा और दूसरे का पूंछ, ठीक है, कुछ इस तरह से इनको रखा है। आपसे पूछा जाए कि इनका जो योग होगा वो कितना आएगा, वो किस तरफ आएगा, ठीक है, तो आप जानते हैं योग जो होगा वो किधर दर्शाएगा? प्रारंभिक और अंतिम की स्थिति के बीच में हमारे पास जो लाइन आएगी, जो तीर आएगा, वही इसका योग दर्शाएगा, ठीक है। तो क्या कह सकते हैं आप, इसका योग किसके बराबर आया? आप सीधे सीधे कह सकते हैं इसका योग जो आएगा, अगर ये हमारे पास R है, R वेक्टर है, तो R वेक्टर का जो परिमाण आएगा वो 3 + 4 7 सेंटीमीटर के बराबर आ जाएगा, हाँ के ना? सही बात है। चलिए एक तरीके से और रखते हैं इसको, एक तरीके से और रखते हैं इसको। मान लीजिए ये 3 सेंटीमीटर रखा है आपका, ये 3 सेंटीमीटर है आपका और ये आपका 4 सेंटीमीटर है, ठीक है, ये 3 सेंटीमीटर वाला सदिश और ये 4 सेंटीमीटर वाला सदिश है आपका, ठीक है। अच्छा, अब आपको बताना हो कि इनका योग कितना आएगा, तो किस तरह बताओगे? ठीक है, इनका जो योग आएगा वो कितना आएगा? एक का आप ले लो सिरा और दूसरे के ले लो आप पूंछ। हम मान लेते हैं कि हमने लिया है 3 वाले का सिरा, ठीक है, और इसको उठा के इसके ऊपर रख दिया है, इस 4 सेंटीमीटर को उठा के इसके ऊपर रख दिया, तो किस तरह दिखाई देगा ये? किस प्रकार दिखाई देगा ये? इस प्रकार दिखाई देगा, ठीक है। ये आपका 3 सेंटीमीटर और ये पूरा मिला के आपका 4 सेंटीमीटर, तो ये बचा हुआ क्या होगा आपका? ये बचा हुआ आएगा आपका R का परिमाण 4 - 3 यानी कि 1 सेंटीमीटर, ठीक है। तो आप देखकर कह सकते हो कि ये जो वैल्यू आई है और ये जो वैल्यू आई है, ये जो हमारा आंसर आया है और ये जो हमारा आंसर आया है, ये 2 सदिशों के योग की अधिकतम वैल्यू है, ठीक है, और ये 2 सदिशों के योग की मिनिमम न्यूनतम वैल्यू है, ठीक है।
जो कोई सदिश, अगर हमारे पास दो सदिश हैं, हमसे पूछा जाए कि इसका मैक्सिमम, इसका अधिकतम परिमाण कितना आ सकता है इन दोनों को जोड़ो तो उन दोनों कुछ मत करो, आप आराम से जैसे बचपन से जोड़ते हुए आए हो वैसे जोड़ दो और आंसर बता दो, ठीक है। या आपसे पूछा जाए कि इन दोनों को अगर आप करते हो तो इसका न्यूनतम कितना आएगा, तो आप कुछ मत करो, एक में से एक को घटा दो और बड़े में से छोटे को घटा दो और आपका जो आंसर आए वो उसका न्यूनतम हो जाएगा। अब इस पर सवाल कैसे बनता है, इसमें सवाल कैसे पूछा जाता है? आपको कुछ भी दो चार वैल्यू दे देगा, 2,2, 1,3, 3,5, या 3,3 और पूछ लेगा कि इनमें से कौन सा सदिश ऐसा है, इनमें से कौन सा सदिश ऐसा है जिसका परिमाण 5 नहीं आ सकता। कितना नहीं आ सकता? 5 नहीं आ सकता। तो बता देते हम कौन कौन से हो सकते हैं। अब तो क्या करोगे आप, इसके अंदर आप देखोगे 2,2 जो है वो किस रेंज में रहेगा, कहां से कहां तक जा सकता है। तो जिस रेंज में हो जाएगा उसको आप क्या लिखोगे, इसका परिमाण आ सकता है, बड़े में से छोटा माइनस करो 0 और 4, ये 4 से 0 से 4 के बीच में है, और ये इसका परिमाण बड़े में छोटा माइनस करो 4, इसमें बड़े में छोटा माइनस करो और इसमें वापस करो 6। ठीक है, हमने क्या कहा था कि किसका परिमाण कितना नहीं आ सकता, 5 नहीं आ सकता। इसमें 5 नहीं आ सकता, इसमें 5 नहीं आ सकता, इसमें 5 आ सकता है और इसमें 5 आ सकता है। ठीक है, परिमाण जो इनका योग का परिमाण जो है 5 इसमें नहीं आ सकता, इसमें नहीं आ सकता, इन दोनों में आ सकता है। तो आपको कोई भी ऐसी वैल्यू दे देगा और पूछेगा कि किसका परिमाण किसमें आ सकता है। ठीक है, कौन सा परिमाण इनमें से किसमें से आ सकता है। तो इस प्रकार से सवाल बन सकता है, बहुत आसान सवाल है, बहुत आसानी से इसको कर सकते हो। ठीक है, तो बच्चों आज हमने क्या सीखा, आज हमने अदिश, सदिश और अदिश राशियों के बारे में सीखा कि उनमें क्या अंतर है। ठीक है, हमने उनको समझा और हमने एकांक सदिश के बारे में सीखा और हमने अलग अलग जो नियम हैं उसको जाना, त्रिभुज का नियम है। और हमें ये पता चला कि जो सदिश राशियां हैं वो अदिश राशियों जैसी नहीं होती, थोड़ी सी उनसे अलग होती हैं और उनके जो नियम होते हैं उनके साथ काम करने के लिए वो भी अलग होते हैं। ठीक है, तो अगली क्लास में जो है हम कुछ एक और जो नियम है, जो और नियम है इनको योग के, इनको घटाने के या गुणा करने के, वो सब चीज़ें सीखेंगे और न्यूमेरिकल पे ज़्यादा ध्यान देंगे ताकि हमारा जो न्यूमेरिकल कंटेंट है वो अच्छे से बनता जाए और आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न करने को मिलते रहें। ठीक है, तो अगली क्लास में मिलते हैं बेटा। आज के लिए सिर्फ इतना ही। ठीक है, थैंक यू।